तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है आपका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट और सॉइल के बारे में कि क्या क्या क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की। सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर कर देना। तुम लोग वीडियो लाइक करके नहीं जाते हो, ठीक है। चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने ये जाना कि हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है। हमने क्लासिफिकेशन भी देख ली हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। अलग अलग क्लासिफिकेशन भी देख ली, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन भी देख ली। आज हम बच्चे ये जानेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट और सॉइल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम है क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। देखो बेटा, इस जो टॉपिक है इसमें से आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा बताइए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। देखो देखो, हाँ, मैं आपको एक चीज बोलना भूल गई थी। मेरी पता क्या, अब मैंने ऐसे सोचा कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि जैसे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको किस तरीके से वो क्वेश्चन करना है। देखो, अगर आपको मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। पहले देखो, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, पहले मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगी कि क्लाइमेट में क्या क्या चीजें आती हैं, सॉइल में क्या क्या चीजें पढ़ाती है। एंड वाला थोड़ा 5 मिनट वाला पार्ट मैं आपको इस तरीके से डिजाइन करूंगी कि आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए उसमें। क्योंकि देखो, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आया, आपको किस तरीके से उसको आंसर करते हो, कितने प्रिसाइजली, कितने मतलब एक होता है ना, टीचर को कुछ पॉइंट चाहिए होते कि अच्छा इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट तो होने चाहिए। तो उस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करवाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखने हैं। वो हम लास्ट के 5-10 मिनट में करेंगे। पहले मैं पूरा आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसके बाद लास्ट के 5-10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको किस तरीके से वो आंसर करना है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं यार, हो गया, बहुत बातें हो गई। चलो देखो, पहले आ जाता है बेटा क्लाइमेट। पहले आ जाता है क्लाइमेट की जलवायु किस तरीके से हमारी जो भी क्रॉप हम लगाते हैं, जो भी फल हम लगा रहे हैं, जो भी वेजिटेबल हम लगा रहे हैं, जो भी हम फूल लगा रहे हैं, तो क्लाइमेट का क्या रोल है, क्लाइमेट किस तरीके से हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है। क्लाइमेट के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, वो सारे फैक्टर हम आज कर डालेंगे, सारे की सारी चीजें हम आज कर डालेंगे। चलो देखो, पहले बात करते हैं बेटा। देखो, यहां पे मैंने आपको बताया है, एनलिस्ट करके बताया है कि कौन कौन से फैक्टर आपके क्लाइमेट के अंडर आते हैं। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि अगर जैसे मैं सोच रही हूं कि मैं एक सेब का बगीचा लगाऊंगी, ठीक है, मैं सोच रही हूं मैं सेब का बगीचा लगाऊंगी, तो मुझे ये सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। मुझे ये सारे, देखो अब मैं आपको सेब के बगीचे का रेफरेंस क्यों दे रही हूं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये क्लाइमेट जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मैंने एग्जांपल लिया सेब का, मैं सोच रही हूं कि मैं सेब का बगीचा लगाऊं, तो अब सेब की प्रोडक्शन के लिए ये सारे फैक्टर बहुत जरूरी है कि सेब को मैं ऐसे एरिया में लगाऊं जहां पे टेम्परेचर उसकी रिक्वायरमेंट का हो। जैसे सेब को टेम्परेचर चाहिए, जैसे सेब को उगने के लिए टेम्परेचर चाहिए, सेब को जनरली ठंडा टेम्परेचर चाहिए उगने के लिए। मैंगो की बात कर लेते हैं, अगर आप सेब से अगर आप रिलेट नहीं कर पाते हो, हम आम के बगीचे का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं आम का बगीचा लगाऊंगी, ठीक है, तो मुझे ये सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जहां पे मैं आम लगाने का सोच रही हूं वहां पे टेम्परेचर, क्या आम जितना आम को टेम्परेचर चाहिए, क्या वहां पे उतना टेम्परेचर है। अगर नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन में अफेक्ट होगा। अगर मैं सेब, जैसे मैंने बोला मैं आम का बगीचा लगाना चाहती हूं, आम लगता है गर्म इलाकों में, अगर मैं आम ठंडे इलाकों में लगा दूं तो वहां पे उसकी प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, क्योंकि उसको वो कंडीशन नहीं मिल पाएंगी। आम को चाहिए था गर्म एनवायरनमेंट, आम को चाहिए था कि टेम्परेचर ज्यादा हो मेरे लिए, बट हमने उसको टेम्परेचर ठंडा दे दिया, तो अच्छी प्रोडक्शन के बजाय उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इन सारी चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज इमेजिन करवाने जा रही हूँ कि हम अल्टीमेटली पढ़ने क्या वाले हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसका पर्पस क्या है पढ़ने का, वो मैं आपको थोड़ा
मतलब दिमाग में क्लियर करवाने वाली हूं कि क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जो आम मैं लगाने का सोच रही हूं उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर रेनफॉल, ह्यूमिडिटी या सब कुछ चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके उससे उसकी प्रोडक्शन हमें अच्छी मिलेगी। क्लाइमेटिक फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, तो वो ये सारे फैक्टर आ जाएंगे। ये सारे फैक्टर जो हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। चलो वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले बेटा हम जान लेंगे टेम्परेचर के बारे में। देखो, स्पेसिफिक टेम्परेचर इज रिकमेंडेड फॉर ईच क्रॉप। हर क्रॉप के लिए आपका टेम्परेचर अलग अलग होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे सेब का बगीचा लगाना है, अगर मुझे सेब के प्लांट्स लगाने हैं तो सेब के लिए टेम्परेचर अलग चाहिए। अगर मुझे आम के प्लांट लगाने हैं तो अब मैंगो के लिए टेम्परेचर अलग चाहिए। तो हर क्रॉप के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। हर क्रॉप के लिए जो आपका तापमान है वो अलग अलग रिकमेंडेड है। अलग अलग जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो हर क्रॉप को अलग अलग चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही टेम्परेचर रेंज में सारे फ्रूट ग्रो हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। देखो, अब मैंने आपको याद करो, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रूट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फ्रूट थे आपके ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट और टेम्परेट फ्रूट, जिसमें हमने पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय फ्रूट और उपोष्ण कटिबंधीय फ्रूट और शीतोष्ण फलों के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखो, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए जो मैं आगे चीजें पढ़ाऊंगी। देखो, हमने क्या बात की थी बेटा, मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स क्या होते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। अब ये चीज मैं यहां क्यों डिस्कस कर रही हूं, ये चीज मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि हमने बोला था कि हर एरिया में अलग अलग तरीके की फ्रूट्स उगाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में आपके ट्रॉपिकल फ्रूट लगेंगे, सब ट्रॉपिकल एरिया में आपके सब ट्रॉपिकल फ्रूट लगेंगे और टेम्परेट एरिया में आपके टेम्परेट फ्रूट लगेंगे। इसको मैं थोड़ा रिवाइज करवा लेती हूं। अगर जिन भी बच्चों ने पहले क्लासेस नहीं देखी हैं तो बच्चे, मैं ये चीजें सारी क्लियर कर चुकी हूं। मैं ये क्लियर कर चुकी हूं कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं एक रिवीजन के पर्पस से इनको बता रही हूं, ठीक है। देखो, हमने बोला था, मैंने आपको ये चीज बोली थी, इसमें मैंने बोला था कि ट्रॉपिकल फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो वार्म एरिया में लगते हैं और जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जो गर्म इलाकों में लगते हैं और जहां पे नमी अच्छी खासी होती है। टेम्परेट फ्रूट में मैंने ऐसे बोला था, ऐसे फ्रूट जो ठंडे इलाकों में लगते हैं, ऐसे फ्रूट जो ठंडे इलाकों में लगते हैं और उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए क्या चीज चाहिए थी, उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की के लिए हमें चिलिंग रिक्वायरमेंट देनी पड़ती थी। मतलब हमें ठंडे टेम्परेचर देना पड़ता था, ठंडा टेम्परेचर उनको देना पड़ता था ताकि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आए। और सब ट्रॉपिकल में मैंने बोला था, इन बिटवीन कंडीशन, ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्रॉप की बीच की क्रॉप है हमारी सब ट्रॉपिकल, जहां पे ना ज्यादा गर्मी चाहिए और ना जहां पे ज्यादा ठंड हो, जहां ना ज्यादा गर्मी हो और ना ज्यादा वहां पे ठंड हो, तो वो वाले एरिया मैंने बोले थे आपको सब ट्रॉपिकल एरिया। यहां पे मैं हिंदी में भी लिख लेती हूं, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं बेटा, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूं क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, यहां पे मैंने बोला था उपोष्ण कटिबंधीय, और टेम्परेट बोला था मैंने शीतोष्ण, शीतोष्ण एरिया या शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं कि हर एरिया में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यहां पे ज्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए था, यहां पे ज्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए था, यहां पे ये कूल टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता था। याद करो, मैंने आपको बोला था, मैंने बोला था कि ठंडे टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता है, फ्रॉस्ट को, पाले को सहन नहीं कर पाता है। यहां पे मैंने बोला था कि ये कूल टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, पर फ्रॉस्ट को ये टॉलरेट
टॉलरेट नहीं कर पाता, और ये आपका फ्रॉस्ट को टॉलरेट कर पाता है। याद करो, मैंने ये सारी चीजें बेटा बताई हुई है, मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने ये आपको इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट में बताया हुआ है। अब मेरा यहां पे इस चीज को बोलने का मकसद या रिपीट करने का मकसद ये है कि जैसे हर एरिया में ट्रॉपिकल फ्रूट को हम ट्रॉपिकल एरिया में ही उगा सकते हैं, सब ट्रॉपिकल को हम वहीं उगाएंगे, टेम्परेट को हम टेम्परेट इलाके में ही ग्रो करेंगे। अगर मैं ये कर रही हूं कि सेब अगर ठंडे इलाके में लगता है, अगर मैं सेब को ठंडे इलाके की जगह गर्म इलाके में लगाऊं तो वहां पे वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ठंडे आर्स होना जरूरी है, चिलिंग रिक्वायरमेंट देना जरूरी है। चिलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, हमने उस पौधे को ठंड देनी है, ठंडे आर्स देने की इतने दिनों तक। मान लो जैसे एप्पल के केस में 60 से लेके 70 दिनों तक उसको 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर देना पड़ता है। 60 से लेके 70 दिनों तक, 72 ऑन एवरेज बोला जाता है, 60 से लेके 70 दिन तक उसको 7 डिग्री से कम टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके एप्पल में फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होगी तो आगे फ्रूटिंग भी होगी। तो इतना बड़ा रोल हो जाता है बेटा टेम्परेचर का, इतना ज्यादा रोल इन चीजों का। जो ये तीनों चीजें हैं वो बताने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि हर क्रॉप के लिए टेम्परेचर अलग अलग होगा। अगर मैं आम की बात करूं तो आम के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, अगर मैं सेब की बात करूं तो उसके लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं एप्पल को शिमला की जगह गुड़गांव में उगाऊं तो उसकी उतनी ही प्रोडक्शन होगी, ऐसा नहीं होगा। हर क्रॉप की, हर फल की, हर सब्जी की, हर फूलों की, उनके लिए एक टेम्परेचर रेंज है। अगर उस टेम्परेचर रेंज से बियॉन्ड मैं अगर उनको लगाती हूं, उस टेम्परेचर के अलावा अगर किसी और टेम्परेचर में मैं उसको लगाती हूं, तो उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा, उसकी प्रोडक्शन में फर्क आएगा ही आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो, टेम्परेचर का क्या रोल होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूं, जैसे देखो बेटा, बनाना के केस में क्या होता है, देखो बेटा, बनाना के केस में टेम्परेचर रेंज होती है 10 से 40 डिग्री, ये एवरेज टेम्परेचर रेंज है। ऑन एवरेज बेस पे बनाना के लिए 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए अच्छी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, गुड प्रोडक्शन के लिए, अच्छी प्रोडक्शन के लिए बनाना को 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। पर अगर बनाना को हमने 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो उसमें बर्निंग होना शुरू हो जाती है, अगर मैं 40 से ज्यादा टेम्परेचर देती हूं। अगर मैंने उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर दिया तो उसका जो बंच होता है, गुच्छा होता है ना बनाना का, उसका जो बंच होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। ये एग्जाम्पल देने का मकसद मेरा यही था कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है एक फ्रूट की, एक फल की प्रोडक्शन के लिए, कि हमारा फ्रूट अच्छी क्वालिटी का होगा या अच्छी प्रोडक्शन देगा, वो आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आई होप आपको ये टेम्परेचर वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि हर क्रॉप के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है, जिस बेस पे मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया कि ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं, टेम्परेट फ्रूट होते हैं, जिसमें हमने जाना कि हर फ्रूट के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसको हमें उसी टेम्परेचर रेंज पे ग्रो करवाना जरूरी है। अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी। एग्जाम्पल इज बनाना की अच्छी प्रोडक्शन 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। अगर मैं 40 से ज्यादा टेम्परेचर देती हूं तो उसमें बर्निंग इश्यू हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगी उसकी पत्तियां, जो उसके फ्रूट है उसमें भी बर्निंग सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे वो भी। अगर 10 डिग्री से कम मैंने टेम्परेचर दिया, जो बनाना का गुच्छा होता है, इस तरीके से देखो बनाना का गुच्छा होता है, इसको बोला जाता है बंच ऑफ बनाना।
जो बनाना का गुच्छा है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, वो अच्छे से नहीं बन पाता है, उसको ठंड लग जाती है, वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। अगर इतने साइज का है वो, तो इतने ही साइज का रहेगा, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा अगर उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर मिला। आई होप आपको ये टेम्परेचर वाला पॉइंट समझ आया होगा। आई होप आपको ये टेम्परेचर वाला पॉइंट समझ आया होगा। पहली बात हमने कर ली बेटा टेम्परेचर की। एंड में मैंने बोला मैं आपको बताऊंगी 5-10 मिनट में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि आपको समझ आ चुका होगा आखिरी तक आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। फिर आप समझ जाओगे अच्छा मैडम बोलने की क्या कोशिश कर रही थी स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो दूसरी चीज आ जाती है बेटा लाइट। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है लाइट। अब लाइट किस तरीके से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रही है, लाइट का क्या रोल होता है। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में लाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है। ये चीजें हम 1 बाय 1 देखेंगे सारी, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है लाइट, किस तरीके से फ्लावरिंग इंड्यूस कर रही है। ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 देखो, सॉरी बात कट कर दी मैंने, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ये बात कंप्लीट होगी। अब ये चीजें देखो, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की होगी, मैं सारी की सारी, एक ऐसा वर्ड नहीं होगा बेटा जिसको मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर आपको देखो एंड में अगर कोई भी डाउट है, कभी कभी होता है कि बच्चों को नहीं समझ आ पाता, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, मेरा थोड़ा बोलने वाला वो थोड़ा इंग्लिश वाला, या ज्यादा शायद मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, ऐसा बच्चे मुझे बोलते हैं। पर मैं खुद से कोशिश करती हूँ, मैं खुद से सच में कोशिश करती हूँ कि जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको ये वीडियो बहुत पसंद आए। आप कमेंट भी करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप मेहनत कर रहे हो ना, तब बच्चे ऐसे बोलें कि मैम अच्छा लग रहा है या समझ आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बोला करो, इन शॉर्ट बोला करो। ठीक है, चलो देखो, अब देखो, अब ये सारी चीजें बेटा किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। मैंने आपको बोला कि लाइट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए। मान लो मैं मैंगो उगा रही हूँ या मैं एप्पल लगा रही हूँ। अब एप्पल के लिए मुझे चाहिए कि कितने घंटे की लाइट होनी चाहिए एप्पल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे 1 बाय 1 कि लाइट किस तरीके से एप्पल की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है बेटा आपका फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले आ जाता है बेटा आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आपने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का। प्लांट में ऐसा प्रोसेस जो खाना बनाता है प्लांट का, उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। इतनी सारी चीजें, इतनी सब चीजें सबको पता होती है। ठीक है, अब देखो लाइट क्या कर रही है, लाइट पौधों को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ताकि वो अपना खाना बनाए। लाइट पौधों को एनर्जी दे रही है। लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर प्लांट टू प्रोड्यूस फूड। अब हम बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ऐड करो और ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, गैसेस तो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। लाइट की प्रेजेंस में वो सारी चीजें हो रही है। फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पानी होना चाहिए और लाइट होना बहुत जरूरी है। अगर लाइट होगी तो प्लांट को हेल्प करेगी अपना खाना बनाने में। तो पहला पॉइंट आपका लाइट में होना चाहिए कि लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है, सनलाइट की वजह से प्लांट अपना खाना बना रहा है। अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, आगे पत्तियां नहीं बनेगी तो फ्लावरिंग नहीं आएगी, फ्लावरिंग नहीं आएगी तो अल्टीमेटली फ्रूट भी नहीं बनेगा। अगर फ्रूट नहीं बना तो तुम उस आम का बगीचा या सेब का बगीचा लगाए क्यों रहे हो, अगर तुम्हें वो फ्रूट नहीं मिल पा रहा है। तो लाइट का भी बहुत ज्यादा रोल हो जाता है बेटा हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन में। अगर आप चाहते हो कि आप आम का बगीचा लगा रहे हो, सेब का बगीचा लगा रहे हो, उसमें से अच्छी प्रोडक्शन आए, उसमें से अच्छी क्वालिटी आए, उसमें से आपको अच्छी प्रोडक्शन मिले। ठीक है,
अच्छा खासा अमाउंट आपको सेब और आम का मिले, तो उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है, क्या उस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो उस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट दो, क्योंकि अगर उस प्लांट को सनलाइट अच्छे से मिलेगा तभी उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, तभी वो खाना बना पाएगा, तभी आगे पत्तियां बनेगी, पत्तियां बनेंगी तो फूल आएंगे, फूल आएंगे तो फिर आगे क्या आएगा, फ्रूट आएगा, फल आएगा। तो इस तरीके से चीजें बेटा रिलेटेड होती है, चीजों को रिलेट करके पढ़ा करो तो चीजें ज्यादा समझ आती हैं। आई होप आपको पहला पहला जो फैक्टर है वो समझ आ गया होगा, फोटोसिंथेसिस को किस तरीके से लाइट अफेक्ट करिए। दूसरी चीज आ जाती है बेटा फोटो पीरियोडिज्म, ये भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, याद करो मैंने बोला था लाइट डे लेंथ के हिसाब से फ्रूट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, डे लेंथ के हिसाब से फ्रूट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला बोला था मैंने लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा बोला था मैंने शॉर्ट डे प्लांट, तीसरा बोला था मैंने डे न्यूट्रल प्लांट। मैंने बोला था कि लेंथ ऑफ डे की लंबाई, दिन की लंबाई भी बहुत जरूरी हो जाती है फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं जिनको स्पेसिफिक है कि 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए। अब आप बोलोगे यार 12 घंटे से ज्यादा लाइट किस तरीके से मिल सकती है। अब जितना दिन दिन में उसको लाइट मिल गई वो तो ठीक है, ठीक है, आर्टिफिशियली भी हमें देनी पड़ सकती है लाइट उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है बेटा द ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन डे में कितनी लाइट है, ठीक है, दिन की लंबाई, दिन की जो लंबाई है वो भी बेटा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को अफेक्ट करती है, वो भी आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को अफेक्ट करती है। जैसे मैंने यहां पे बताया है कि अगर लॉन्ग डे प्लांट है, अगर लॉन्ग डे प्लांट है, याद करो मैंने आपको बोला था लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जब जो दिन की लंबाई होती है जब वो 12 घंटे से ज्यादा होती है, जब डे लेंथ 12 घंटे से ज्यादा होती है, जब दिन की लंबाई 12 घंटे से ज्यादा होती है, उसको बोला जाता है बेटा लॉन्ग डे प्लांट। तो कुछ ऐसे फ्रूट मैंने आपको बोले थे कि वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, उनको जो लाइट है वो 12 घंटे से ज्यादा उनको लाइट चाहिए ताकि उसमें फ्लावरिंग हो सके, ताकि उसमें हो सके फ्लावरिंग, वो बोला था मैंने आपको लॉन्ग डे प्लांट। दूसरा मैंने आपको बोला था शॉर्ट डे प्लांट, जिसमें मैंने बोला था आपको कि जो दिन की लंबाई है, जो आपकी डे लेंथ है वो 12 घंटे से कम होनी चाहिए, उसको बोला जाता है बेटा शॉर्ट डे प्लांट। और डे न्यूट्रल में मैंने आपको बोला था कि जो लेंथ ऑफ डे, दिन की लंबाई पे जो पौधे डिपेंड नहीं करते हैं फ्लावरिंग के लिए, उनको मैंने बोला था बेटा उनको बोला जाता है डे न्यूट्रल प्लांट। तो हम पढ़ रहे हैं लाइट किस तरीके से हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले टेम्परेचर का रोल बताया, वो हमने जान लिया। फिर मैं आपको लाइट का रोल बता रही हूं। लाइट के रोल में मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बोला फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी अगर लाइट नहीं होगी, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो प्लांट में खाना नहीं बनेगा, अगर प्लांट में खाना नहीं बनेगा तो आगे वो किस तरीके से फूल हमें देगा, फूल नहीं होंगे तो वो हमें फल कैसे देगा। तो पहला फैक्टर हमने लाइट में बोल दिया बेटा फोटोसिंथेसिस। दूसरा मैंने बोला फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि दिन की लंबाई कितनी रखनी है, कितने घंटों तक मुझे डे पीरियड देना है एक फ्रूट को, उसको बोला जाता है फोटो पीरियोडिज्म। जिसमें हमने पढ़ा लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने जाना कि अलग अलग फ्रूट को जो दिन की लंबाई है, जो दिन का ड्यूरेशन है, वो अलग अलग फ्रूट के लिए अलग अलग होता है। कुछ फ्रूट में हमें 12 घंटे से ज्यादा डे लेंथ रखनी पड़ती है, तब जाके उन फ्रूट्स में फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग होगी तो आगे फिर फ्रूटिंग भी होगी, ठीक है। फिर हमने शॉर्ट डे पढ़ा जिसमें मैंने बोला कि कुछ फ्रूट को 12 घंटे से कम डे लेंथ चाहिए, तो उनको बोला था हमने शॉर्ट डे। और कुछ को फर्क नहीं पड़ता, कुछ को फर्क नहीं पड़ता, हमें 2 घंटे की लाइट दो, 3 घंटे की लाइट दो, 4 घंटे की लाइट दो, हम तो फ्लावरिंग करके रहेंगे, तुम कुछ भी करो पर हमने फ्लावरिंग करनी है। तो वो आ जाते हैं बेटा आपके डे न्यूट्रल प्लांट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि फोटो पीरियोडिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब
लाइट में ही अगली चीज आ जाती है बेटा, लाइट क्वालिटी। हमने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ ली, हमने ड्यूरेशन ऑफ लेंथ भी पढ़ दिया कि कितनी ड्यूरेशन तक हमने लाइट देनी है। अब हम देखेंगे क्वालिटी, प्रकाश की गुणवत्ता देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, ठीक है, कि जो हम लाइट दे रहे हैं उससे क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर हम प्लांट को ब्लू लाइट देते हैं, ब्लू लाइट पे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है वनस्पति विकास, ठीक है। रेड लाइट पे उसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अगर आपको अच्छी करवानी है तो आपको अपने पौधे को रेड लाइट देनी है, ठीक है। और फार रेड लाइट आपकी जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है, फार रेड लाइट आपने नहीं देनी है। ये सारे जो चीजें मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन की है ताकि आपको प्लस पॉइंट भी पता होनी चाहिए, ताकि आपको नेगेटिव पॉइंट भी पता होने चाहिए। अगर आप नीली लाइट दे रहे हो, नीली रोशनी दे रहे हो, तो उसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप रेड लाइट दे रहे हो तो उसकी वजह से फूल और फ्रूट अच्छे आएंगे। अगर आप फार रेड लाइट दे रहे हो तो वो आपकी जर्मिनेशन को होने नहीं देती, जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को वो नहीं होने देती है। देखो अब यहाँ पे बेटा मैंने दो चीजें मेंशन की, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यहाँ पे मैंने मेंशन की। यहाँ पे ये चीज भी जान लेते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे मैम ने ऐसा तो बोल दिया कि नीली रोशनी में वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, पर हमें तो पता ही नहीं कि वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है। मैम ने ये तो बोल दिया कि रेड लाइट की वजह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होती है, तो वो भी हमें नहीं पता कि वो क्या होता है, ठीक है। तो वो जानते हैं पहले, ठीक है। सारी चीजों से पहले मैं आपका बेस फॉर्म करती हूँ। देखो आप मुझे कंप्लेन नहीं कर सकते फिर ये चीज मैंने बताई है, ये चीज मैंने नहीं बताई, मैं सारी चीजें बताऊंगी आपको देखो, पर आपको करना ये है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो अप्रिशिएट करना है, ठीक है। चलो हो गई बातें, अब चलो काम की बात करते हैं हम। मैंने आपको बोला देखो एक प्लांट की लाइफ साइकिल में, देखो प्लांट, एक पौधे की लाइफ साइकिल होती है। जैसे हमारी लाइफ साइकिल क्या होती है, हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं, उसके बाद हम मर जाते हैं, ये हमारी लाइफ साइकिल है। तो प्लांट में भी बेटा इसी तरीके की लाइफ साइकिल होती है, प्लांट में भी इसी तरीके की लाइफ साइकिल होती है। एक आता है उसका वेजिटेटिव फेज, पहले आता है बेटा उसका वेजिटेटिव फेज, उसके बाद आता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेनिसेंस, उसके बाद आ जाता है सेनिसेंस, ठीक है। अब इनका क्या क्या मतलब होता है जानते हैं। देखो वेजिटेटिव फेज का मतलब होता है, वेजिटेटिव फेज का मतलब होता है, मान लो ये हमारे पास प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, ठीक है, ठीक है। अब इस प्लांट में जब शूट और पत्तियां बनेगी, इस प्लांट में जब तना और लीव्स बनेगी, तना और पत्तियां बनेगी, तो उसको बोला जाता है बेटा वेजिटेटिव स्टेज। जब प्लांट में स्टेम और लीव्स बनती हैं उसको बोला जाता है आपका वेजिटेटिव फेज। प्लांट की लाइफ साइकिल का वेजिटेटिव फेज उसको बोला जाता है जब एक पौधे में तना और पत्तियां आना शुरू हो जाए। आप स्टार्टिंग में देखते होंगे कि एक पौधे में डायरेक्टली फूल नहीं लग जाता, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने लगाया कल को फूल आ जाए, अभी मैंने लगाया कि महीने बाद फूल आ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक प्लांट में क्या होगा, पहले उसका स्टेम बनेगा, लीव्स आएंगी, लीव्स के बाद उसमें फूल आएंगे, फूल के बाद उसमें फ्रूटिंग होगी, ठीक है। तो वन बाय वन ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो पहली स्टेज आ जाती है आपकी वेजिटेटिव फेज, जिसमें आपके प्लांट की स्टेम और लीव्स फॉर्मेशन होता है। दूसरा आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें प्लांट में फ्लावर बनते हैं और उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ये हो जाता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। फिर आ जाता है बेटा सेनेसेंस, जिसमें प्लांट बूढ़ा हो जाता है, प्लांट ओल्ड हो जाता है, प्लांट की पत्तियां सूखने लग जाती हैं, पत्तियां ड्रॉप होने लग जाती हैं। तो ये सारी स्टेजेस जो है वो प्लांट की लाइफ स्टेजेस आ जाती हैं। तो मैंने आपको ये चीज क्यों बताई, मैंने आपको बोला कि जो ब्लू लाइट है, जो ब्लू लाइट है वो क्या कर रही थी, वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट कर रही थी, वो उसमें शूट और लीव्स को ले आ रही थी, शूट्स को, तने की ग्रोथ और पत्तियों की ग्रोथ को ब्लू लाइट इंड्यूस करता है। और रेड लाइट की वजह से प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है, ठीक है। और फार रेड लाइट की वजह से अच्छी नहीं होती है वो लाइट की वेवलेंथ, तो फार रेड लाइट की वजह से क्या होगा, वो जर्मिनेशन और प्लांट के इलोंगेशन को अफेक्ट करती है। तो आई होप आपको लाइट वाला क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि लाइट किस तरीके से प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइट फोटोसिंथेसिस कर रही है, लाइट का ड्यूरेशन
टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी किसी पौधे को ज्यादा लाइट, किसी किसी पौधे को डे लेंथ ज्यादा चाहिए ताकि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके, और किसी किसी पौधे को कम चाहिए ताकि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके। तो वो दूसरा रीजन हो जाएगा। तीसरा हमने बोला प्रकाश की गुणवत्ता की, क्वालिटी ऑफ लाइट भी डिपेंड करता है एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई हो, और आई होप आपको मेन टॉपिक समझ आ गया हो कि हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको आई होप चीजें समझ आ गई हो। दो फैक्टर बेटा हमने कर लिए, एक मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, दूसरी मैंने आपको बोली लाइट किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेनफॉल का क्या सिनेरियो है। रेनफॉल क्या अच्छा, अगर ज्यादा रेनफॉल हुआ क्या वो हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा होगा। मान लो मैंने आम का बगीचा लगाया है या सेब का बगीचा लगाया है, क्या उस बगीचे में अगर ज्यादा रेनफॉल हुआ, ज्यादा बारिश होती है, तो क्या वो मेरे पौधों के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। अब ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि टेम्परेचर की बात करें या लाइट की बात करें, हर क्रॉप के लिए टेम्परेचर भी अलग था, लाइट का सिनेरियो भी अलग था। उसी तरीके से बेटा रेनफॉल का भी ये सिनेरियो है। पर ऑन एन एवरेज बेस पे अगर हम सामान्यतः चीजें देखें तो हर प्लांट के केस में जो रेनफॉल होना चाहिए, हर प्लांट के केस में जो रेनफॉल होना चाहिए वो होना चाहिए मॉडरेट, मॉडरेट होना चाहिए, मीडियम रेनफॉल होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा और कम क्यों नहीं होना चाहिए ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखो बेटा कम हो गया तो वही है कि प्लांट को ज्यादा पानी नहीं मिल पाएगा। प्लांट को मान लो चाहिए पानी, अब कम रेनफॉल हो गया तो उससे उसका गुजारा नहीं हुआ, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अच्छे से अगर उसको अच्छे से अगर उसको पानी नहीं मिला है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आपने अपने गमलों में फूल लगाए हैं या सब्जियां लगाई हुई हैं, अगर आप उसको पानी नहीं देते हो, अगर आप उनको अच्छे से पानी नहीं देते हो, तो आप देखते हो कि यार उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, सूख जाता है पौधा। ठीक है, तो कम रेनफॉल भी अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा रेनफॉल होगा तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको ये वीडियो दिख रही होगी, छोटी सी क्लिप है, यहां पे आपको ये वीडियो दिख रही होगी, यहां पे हनी बी है और वो बारिश में भीग रही है। आपने अगर पॉलिनेशन टर्म परागण के बारे में सुना हुआ होगा, तो पॉलिनेशन की वजह से क्या, हनी बी एक जगह से दूसरी जगह पे पॉलन ले जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होगा, फिर आगे फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद आगे हमारा फ्रूट बनता है, उसके बाद आगे फ्रूट बनेगा। तो अगर ज्यादा रेनफॉल हो जाता है तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। आप खुद ही सोचो, आप ये खुद ही सोचो कि ज्यादा रेनफॉल हो गया और हनी भी बाहर उड़ रही है, तो वैसे वो कहां से उड़ेगी अगर इतना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा रेनफॉल इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। और मोस्ट ऑफ फ्रूट ट्रीज में, मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स में, मोस्ट ऑफ फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन का काम है वो हनी बीज ही करती है। मोस्ट ऑफ जो आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसमें पॉलिनेशन का काम आपका हनी बी ही करती है। तो ज्यादा रेनफॉल में इनकी एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी, इनकी एक्टिविटी अफेक्ट होगी। जैसे आप अगर ज्यादा रेनफॉल हो तो आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये भी सेम करेंगी, यार ये क्यों मरने जाएंगी बाहर, तो ये भी सेम करती हैं, इनकी एक्टिविटी भी ज्यादा रेनफॉल पे कम हो जाती है। अगर इनकी एक्टिविटी कम हो गई तो पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा पौधों में, पॉलिनेशन नहीं हुआ तो अच्छे से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे फ्रूट कहां से बनेगा, फ्रूट बनेगा ही नहीं। तो एक अच्छी पॉलिनेशन के लिए हमें चाहिए कि रेनफॉल जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, ज्यादा रेनफॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको रेनफॉल वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ओके चलो देखो यहाँ पे बेचारी मधुमक्खी कर ही नहीं पा रही है कुछ, पॉलन पकड़ने थे इसने तो पॉलन को पकड़ ही नहीं पा रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे आ जाता है बेटा ह्यूमिडिटी, आगे आ जाता है ह्यूमिडिटी, जो आप नमी देखते हो, आर्द्रता देखते हो, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा ह्यूमिडिटी। ठीक है, हमने तीन फैक्टर अभी तक पढ़ लिए, हमने लाइट पढ़ लिया, हमने टेम्परेचर पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया रेनफॉल, कि ये तीनों तरीके किस तरीके से हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमिडिटी। अब देखो
अब जो आपका एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, एटमॉस्फेयर में जो आपके मॉइस्चर होता है उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। जो आपके एटमॉस्फेयर में नमी है उसको बोला जाता है आपका ह्यूमिडिटी। अब देखो, कम ह्यूमिडिटी भी नहीं होनी चाहिए। मान लो एक प्लांट को ग्रो होने के लिए कम ह्यूमिडिटी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा का तो आई होप आपको रीजन पता होगा। जैसे आप आजकल रेनी सीजन है, रेनी सीजन में आप देखते हो कि यार ह्यूमिडिटी बहुत हुई है, नमी बहुत है वातावरण में, बारिशें इतनी हुई हैं कि नमी बहुत ज्यादा है। तो आपने देखा होगा कि बारिशों में चीजें जल्दी सड़ जाती हैं, फंगस जल्दी लग जाती है, फंजाई जल्दी लग जाती है, बैक्टीरिया जल्दी लग जाते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो देखो, तो हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, फंगल डिजीजेस के चांसेस लग जाते हैं, फंगल डिजीजेस के चांसेस लग जाते हैं, ठीक है। डिजीज के चांसेस ज्यादातर रेनी सीजन में होते हैं क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। तो उस टाइम पे जो माइक्रोब होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हो जाएंगे, फंजाई हो जाएंगे, उनका इंसिडेंस ज्यादा होता है, उनकी तादाद उस टाइम पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो प्लांट को खराब भी कर सकते हैं, वो फ्रूट को खराब भी कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा ह्यूमिडिटी जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि कुछ कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, जो आगे मैं एग्जांपल लेके आई हूं आपके पास, कि कुछ क्रॉप्स ऐसी है जो हाई ह्यूमिडिटी में ग्रो होती है, कुछ ऐसी है जो लो ह्यूमिडिटी में ग्रो होती है। बट ऑन एवरेज बेस पे सामान्यतः मैं चीजें आपको बता रही हूं कि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, फंगल डिजीजेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीजें बेटा आपको क्लियर होगी। दूसरी बात आ जाती है लो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा। देखो, लो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला था रेनफॉल के केस में, मैंने आपको बोला था कि अगर ज्यादा रेनफॉल होगा तो आपकी बीज की एक्टिविटी अफेक्ट होगी, हनी बी की एक्टिविटी अफेक्ट होगी, तो अल्टीमेटली पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो लो ह्यूमिडिटी की वजह से भी देखो बेटा क्या होता है, जो पॉलन है, जो आपके पोलन है वो ड्राई हो जाते हैं। पोलन, आपके पोलन भी मैंने आपको बताया कि पोलन का क्या मतलब होता है। जो भी बच्चे बेटा अगर आज की क्लास को पहली क्लास की तौर पे देख रहे हैं, मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, बेसिक मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि पोलन का क्या मतलब होता है। याद करो, मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, जहां पे मैंने बोला था कि स्टेमन बोला जाता है उसको, उसके दो पार्ट होते हैं, उसका एंथर पार्ट होता है, उसका फिलामेंट होता है, और एंथर आगे फटके पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। मैं नॉर्मली यहां पे इसीलिए मेंशन कर रही हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। चलो देखो, लो ह्यूमिडिटी के केस में क्या होता है बेटा, जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं, जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं एक फूल के, वो ड्राई हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं, वो बेचारे सूख जाते हैं। और अगर पोलन ही सूख गए तो वो पॉलिनेशन कहां से करेंगे, तो अल्टीमेटली ये भी पॉलिनेशन को अफेक्ट करता है, ये भी पॉलिनेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो ह्यूमिडिटी भी हमारी मॉडरेट होनी चाहिए। कुछ क्रॉप में ज्यादा चाहिए, एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं, बट इन जनरल अगर सामान्यतः हम देखें तो लो ह्यूमिडिटी की वजह से ड्राइंग इफेक्ट आ जाते हैं, सुखाने के प्रभाव आ जाते हैं, ठीक है, ड्राइंग इफेक्ट आ जाते हैं। ड्राइंग इफेक्ट का एक आप एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं कि पॉलेंस जो होते हैं वो सूख जाएंगे। फिर अगर पॉलन सूख जाएंगे तो वो पॉलिनेशन किस तरीके से कर पाएंगे, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे फ्रूट नहीं बन पाएगा। तो ये फैक्टर भी हैं जो आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। यहां पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल मेंशन किए हैं कि हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में कौन कौन सी क्रॉप लगती है और लो ह्यूमिडिटी वाले एरिया में कौन कौन सी क्रॉप लगती है। जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करते हो, जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखते हो, ठीक है बेटा, उसमें एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज ट्राई करती है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है। अगर मैंने आपको बोला कि लो ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, हाई भी नहीं होनी चाहिए, आपने उसका कारण बताया, उसमें एग्जांपल भी बताओ कि एक्सेप्शन है हमारे पास, जैसे हाई ह्यूमिडिटी में सपोटा लगता है, बनाना लगता है, मैंगोस्टीन, जैक फ्रूट और ब्रेड फ्रूट, ये सारे फ्रूट हाई ह्यूमिडिटी वाले फ्रूट है। और लो ह्यूमिडिटी वाले में आ जाएंगे बेर, ग्रेप्स, डेट पाम, पोमग्रेनेट, सिट्रस, आंवला और ग्रेप्स, आंवला और गावा। मैंने इसमें बताया भी था आपको एरिड फ्रूट के बारे में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था
कि ऐसे फ्रूट जो कम पानी वाले एरिया में लगते हैं, जो कम पानी वाले एरिया में लगते हैं, उनको सेमी एरिड और सब एरिड फ्रूट, सॉरी सेमी एरिड और एरिड फ्रूट कहा जाता है। तो बेर मैंने उसमें आपको बोला था, मैंने आपको अनार बोला था, आंवला बोला था, जामुन बोला था, ये सारे जो फ्रूट हैं वो कम पानी वाले जगहों पे लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि ह्यूमिडिटी का क्या रोल होता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कितनी चीजें पढ़ ली, देखो बीच बीच में मैं आपको रिवाइज भी करवाती चलूंगी, आपके स्किप नहीं होनी चाहिए चीजें। ठीक है, मैंने आपको बोला टेम्परेचर के बारे में कि किस तरीके से टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए हर क्रॉप का। ठीक है, जो भी क्रॉप के लिए, मान लो मैंगो है तो मैंगो के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है तो उसको वही टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि उसमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आए। फिर हमने लाइट की बात की, लाइट में मैंने आपको बोले 3 पॉइंट, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी तो अच्छे फ्रूट बनेंगे। फिर मैंने आपको बोला फोटो पीरियोडिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया कि हर क्रॉप के लिए जो लेंथ है डे की, जो लंबाई है दिन की, वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। अगर उसको उतनी लाइट मिल जाती, अगर उसको उतनी डे लेंथ मिल जाती है जितनी उसको चाहिए, तो वो अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। फिर तीसरी चीज पढ़ी मैंने लाइट क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लू लाइट वेजिटेटिव ग्रोथ इंड्यूस कर रही थी, रेड लाइट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर रही थी, और फार रेड लाइट में मैंने आपको बोला वो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट कर रही है, कि सीड जर्मिनेशन प्रॉपरली वो नहीं होने देती है। फिर मैंने आपको ह्यूमिडिटी का बताया, जिसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए कि लो ह्यूमिडिटी और हाई ह्यूमिडिटी के क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स है। फिर हमने रेनफॉल की बात की, मैंने बोला लो रेनफॉल होगा तो क्या पता उस फ्रूट की रिक्वायरमेंट ही ना पूरी हो, हाई होगा तो वो बीज की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगी, तो अल्टीमेटली पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर पॉलिनेशन नहीं हो पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर आगे फ्रूट कैसे बन पाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें बेटा समझ आ गई होंगी। ठीक है, मुझे कमेंट में बाद में जब भी आप वीडियो देखोगे तो बताना समझ आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही हैं। और जो भी बच्चे नए हैं बेटा, ये सारी पीडीएफ आपको, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, अगर यहां से आपको नहीं मिल पाता है मेरे चैनल का नाम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाता है आगे विंड, अब आ जाता है विंड आ जाएगा। अब हवा किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, हवा का भी रोल होगा यार। अगर आप मान लो, मान लो मैं पपाया की बात करती हूँ, पपाया के केस में क्या होता है, बनाना की बात करती हूँ, केले की बात करते हैं, केले का पौधा सबने देखा होगा। ठीक है, अब केले का पौधा आपने देखा होगा कि वो वुडी नहीं होता है, वो लकड़ी का नहीं बना होता, वो एक हर्ब होती है। वो एक हर्ब को बोला जाता है बेसिकली, मतलब ऐसा जैसे मैंने आपको हर्बेशियस में बताया था, ये भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि हर्ब्स क्या होते हैं। हर्ब्स वो होते हैं, वो प्लांट होते हैं जो नॉन वुडी होते हैं, जो नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। तो बनाना नॉन वुडी प्लांट होता है। पता चला मैंने बनाना ऐसी जगह पे लगाया, ऐसी जगह पे लगाया जहां पे विंड बहुत आती है, जहां पे हवा बहुत ज्यादा आती है, और वो प्लांट तो टूट ही जाएगा। ठीक है, वो प्लांट तो टूट ही जाएगा। तो मुझे ये चीज भी देखनी है कि स्ट्रॉन्ग विंड कैन डैमेज द प्लांट, की ज्यादा हवा भी पौधे को तोड़ सकती है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ऐसे एरिया में, मुझे ऐसी जगह पे प्लांटिंग नहीं करनी है, मुझे ऐसी जगह पे अपने मैंगो के पौधे या एप्पल के पौधे या बनाना के पौधे नहीं लगाने हैं जहां पे हवा का बहाव ज्यादा है, जहां पे हवा ज्यादा होती है। तो सारी चीजें बेटा मॉडरेट होनी चाहिए। देखो अब ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे ज्यादा रेनफॉल हो, ठीक है, रेनफॉल भी मॉडरेट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी मॉडरेट होनी चाहिए, विंड भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। यहां पे मैंने ये बोला है, अगर आप एक ऐसे एरिया में फ्रूट लगा रहे हो जहां पे विंड स्पीड ज्यादा है, जहां पे हवा का बहाव ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप विंड ब्रेक वहां पे लगा सकते हो। विंड ब्रेक का मतलब होता है बेटा, मान लो ये आपका, ये मेन फील्ड है, जो ये अंदर वाली फील्ड है, ये मान लो मेन फील्ड है। ठीक है, ये वाली आपकी मेन फील्ड है। ठीक है, आप मेन फील्ड के बाहर क्या कर सकते हैं, आप मेन फील्ड के बाहर 2 से लेके 3 रोज दूसरे ट्रीज की लगा सकते हैं, 2 से लेके 3 रोज दूसरे ट्री की लगा सकते हैं। उससे होगा क्या,
उससे होगा ये, इन ट्रीज की वजह से हवा का बहाव रुक जाएगा, इन ट्रीज की वजह से हवा का बहाव रुक जाएगा। और अंदर जो भी प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, अंदर मैंने जो भी प्लांट लगाए हुए हैं, यहां पे जो विंड पहुंचेगी उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी। अगर मान लो यहां पे मैंने प्लांट लगाए हुए, ठीक है, यहां पे मैंने प्लांट लगाए हुए हैं, यहां पे मैंने विंड ब्रेक लगाया हुआ है। विंड ब्रेक का मैंने बोला, विंड ब्रेक का मतलब होता है, देखो अगर हम विंड ब्रेक की बात करें, विंड ब्रेक नाम से चीजें पता चल रही है। विंड ब्रेक विंड के फ्लो को जो तोड़ता है, विंड की स्पीड को जो ब्रेक कर रहा है, उसको बोला जाता है बेटा विंड ब्रेक। विंड की स्पीड, हवा के बहाव को जो चीज कम कर रही है, हवा के बहाव को जो चीज रोक रही है, उसको बोला जाता है विंड ब्रेक। अब विंड ब्रेक होता क्या है? हवा का बहाव तो रोक रही है, होता क्या है? होता ये है कि जो मेन हमारा फील्ड है, जो मेन हमारा एरिया है जहां पे हमने फ्रूट लगाए हुए हैं, उसके बाहर में 2 से 3 रोज में ट्रीज की लगाऊंगी, 2 से 3 रोज में बड़े बड़े ट्रीज की इसमें लगाऊंगी, ताकि अगर हवा का बहाव बहुत ज्यादा है तो इन ट्रीज की वजह से वो हवा का बहाव रुक जाए, वो हवा की स्पीड कम हो जाए। जो विंड यहाँ पे होगी वो ज्यादा स्पीड की होगी, जैसे ही वो इन पौधों से टकराएगी वो स्पीड थोड़ी कम होके अंदर जाएगी। तो अंदर जो भी पौधे मेरे लगे हुए होंगे, अंदर जो भी पौधे होंगे, वहां पे जो हवा पहुंच रही है वो उतनी स्पीड से नहीं पहुंच रही है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, आनी चाहिए, मैंने 2-3 बार बोल दिया, ठीक है। चलो, विंड क्या समझ आ गया, ठीक है। अब आ जाता है बेटा फ्रॉस्ट, अब आ जाता है फ्रॉस्ट, और फ्रॉस्ट को बोला जाता है हिंदी में पाला। अपनी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में तो पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा, बट ऐसे हिंदी में पाला बोला जाता है, ठीक है। देखो अब इसमें होता क्या है, आपने ये चीज देखी होगी कि कभी कभी फ्रूट्स के बाहर या प्लांट के बाहर इस तरीके से आइसी लेयर फॉर्म हो जाती है, आइसी क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, बर्फ जैसे आप फ्रिज में देखते हो, जो आपका ऊपर वाला पोर्शन होता है जहां पे आइस बनती है, आप कभी कभी देखते हो ना, ऐसे क्रिस्टल से फॉर्म होते हैं, इस तरीके के फॉर्म हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है बेटा फ्रॉस्ट, इसको बोला जाता है फ्रॉस्ट, ठीक है। तो फ्रॉस्ट के केस में क्या होगा, देखो फ्रॉस्ट बोला मैंने, थिन लेयर है ये आइस क्रिस्टल की, जो जनरली विंटर सीजन में बनती है ऐसी जगहों में जहां पे 200 मीटर की हाइट है, जहां पे 2000 मीटर की हाइट है मीन सी लेवल से 2000 मीटर की हाइट पे ये चीज होती है। तो जिन भी प्लांट में फ्रॉस्ट चढ़ती है, जिन भी प्लांट में फ्रॉस्ट रुकती है विंटर्स के टाइम पे, तो उनको चिलिंग इंजरी हो जाती है, उनको ठंड लग जाती है, उनको इंजरी हो जाती है कि हमें तो ठंड रच गई है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर गर्म इलाके के लोग वहां पहाड़ों में चला जाए, हिमाचल में चले जाए, उत्तराखंड में चले जाए, कश्मीर में चले जाए, तो उनको ठंड जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो ठंड के आदी नहीं है, वो ठंड के यूज्ड टू नहीं है, तो उनको वहां पे ठंडी लगती है कि यार ठंड लग रही है, ऐसा, तो उनको चिलिंग इंजरी हो जाती है कि उनको कोल्ड हो गया या कुछ हो गया, ठंड लग गई यार, वैसा बोलते हैं ना। तो इन पौधों को भी बेटा चिलिंग इंजरी हो जाती है अगर फ्रॉस्ट इस तरीके से प्लांट पे रुक जाती है विंटर सीजन में। तो फ्रॉस्ट भी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो फ्रॉस्ट को टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पाला को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं कि यार पाला तो लगना ही नहीं चाहिए मुझ पे, मुझे ठंड लग जाएगी, अगर मुझे ठंड लग जाएगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी, मैं अच्छे से फ्रूट नहीं दे पाऊंगा, मैं अच्छे से फ्लावर नहीं दे पाऊंगा। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई हो कि फ्रॉस्ट का क्या मतलब होता है। आई होप बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, इस वीडियो पे मुझे चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे बड़े अच्छे से बोलते हैं कि मैम अच्छा है, मैम फलाना है, कुछ का ये भी होता है कि हिंदी में बोलो या ये वो सो, मतलब जो भी जेन्युइन सजेशंस है आपके वो आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं सॉइल वाले फैक्टर। देखो मैंने आपको क्लाइमेटिक फैक्टर में ये चीज बताई कि किस तरीके से टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, विंड और आपका फ्रॉस्ट, ये सारी चीजें किस तरीके से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रही हैं। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि क्लाइमेट का क्या रोल है,
क्लाइमेट का क्या रोल है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए? अगर आप चाहते हो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी हो तो क्लाइमेट का क्या रोल है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं? अगर क्लाइमेटिक फैक्टर की बात आती है तो आप बोलोगे कि टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, लाइट अफेक्ट कर रही है, रेनफॉल अफेक्ट कर रहा है, विंड वेलोसिटी अफेक्ट कर रही है, फ्रॉस्ट अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है? जो मैंने आपको बोली कि टेम्परेचर हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं, कुछ हमारे सब ट्रॉपिकल होते हैं, कुछ हमारे टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, उनको उन्हीं एरिया में ग्रो करना है। उनको जिस तरीके की कंडीशन चाहिए ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, तो हमें उस तरीके की कंडीशन ही उनको देनी है। जैसे मैंने आपको बनाना का एग्जाम्पल दिया था। दूसरा मैंने आपको लाइट बोला, तो आप लाइट में ये लिखोगे कि लाइट भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि लाइट अच्छी होगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, लाइट अच्छी होगी, लाइट की ड्यूरेशन अच्छी होगी तो फोटो पीरियोडिज्म होगा। फोटो पीरियोडिज्म में हमने लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट का मेंशन करना है कि कुछ प्लांट को ज्यादा घंटे की लाइट चाहिए होती है, तो उन प्लांट को ज्यादा घंटे की लाइट हमें देनी है ताकि उनमें फ्लावरिंग हो सके। कुछ को कम चाहिए तो कुछ को कम देनी है। फिर मैंने बोला लाइट क्वालिटी की, लाइट क्वालिटी भी मैटर करती है अच्छी प्रोडक्शन के लिए। अच्छा ब्लू लाइट होगी तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, रेड लाइट होगी तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। फिर मैंने आपको बोला था रेनफॉल मॉडरेट होना चाहिए, कम होगा तो ऐसा ना हो कि प्लांट को पानी ना मिल पाए, ज्यादा होगा तो वो बीज की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। हमें पता है कि बीज मोस्ट ऑफ क्रॉप्स में हनी बीज ही पॉलिनेशन करती हैं, तो हनी बीज की एक्टिविटी अगर कम होगी तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फ्लावरिंग भी नहीं हो पाएगी, फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा तो नॉट फ्लावरिंग, फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फ्रॉस्ट भी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से प्लांट में चिलिंग हो जाती है। कुछ हमारे ऐसे पौधे होते हैं जो फ्रॉस्ट के लिए टॉलरेंट होते हैं, जैसे आपके एप्पल, पियर, पीच। कुछ ऐसे होते हैं जो टॉलरेट नहीं होते, उनको ठंड लग जाती है, तो उस कंडीशन में वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। आई होप आपको किस तरीके से आपने क्वेश्चन लिखना है वो समझ आ गया हो। आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना यार, जो मैं अभी बता रही हूँ जिस तरीके से, कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या किस तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हो। तो ये आपको, ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा है कि टाइम वेस्ट तो नहीं लग रहा है इसमें आपको कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ? ठीक है, ये सजेशन मुझे चाहिए, ये जेन्युइन सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि जिस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ाया, क्लाइमेट के भी मैंने 2-3 बार आपको रिवाइज करवा दिया कि इसमें टेम्परेचर है, लाइट है, रेनफॉल है, विंड है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर किस तरीके से हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन को अफेक्ट करे, तो आपको ये पॉइंट बोलने हैं, इस तरीके से बोलने हैं। आप मुझे कमेंट में ये बताना कि क्या ये जो मैं सोच रही हूँ कि क्या ये मेथड सही है, मेथोडोलॉजी की, क्या मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए वो भी आप मुझे बताओगे। अगर नहीं करना चाहिए तो आप मुझे ये बताना कि ये मेथोडोलॉजी सही है। कमेंट सेक्शन में आपका ये लिखा होना चाहिए कि मेथोडोलॉजी इज राइट, ऐसे लिखना आप, मेथोडोलॉजी या मेथड, दिस मेथड इज राइट, या जो भी आप जिस भी भाषा में आपको सूटेबल लगता है उस भाषा में आप लिख डालना। ठीक है, चलो अब बेटा हम पढ़ेंगे सॉइल के फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग सॉइल्स के फैक्टर की किस तरीके से सॉइल के फैक्टर हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, कि सॉइल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से अच्छी प्रोडक्शन आ सकती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। तो वन बाय वन सीखते हैं, चलो आ जाते हैं। देखो बेटा, यहां पे मैंने आपको एनलिस्ट करवाया है सबसे पहले कि सॉइल का टाइप कौन सा है। पहले हम देखेंगे कि कौन सा टाइप है सॉइल का, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है। तीसरा हम देखेंगे सॉइल की डेप्थ कितनी है, मिट्टी की गहराई कितनी है। फिर हम देखेंगे कि मिट्टी जल निकासी है कि नहीं है, कि सॉइल की प्रॉपर ड्रेनेज है या नहीं है। फिर हम देखेंगे सॉइल की पीएच भी हम देखेंगे कि क्या वो सॉइल एसिडिक है तो पौधे उसमें ग्रो कर पाएंगे, क्या अगर सैलाइन है तो पौधे उसमें ग्रो कर पाएंगे। ये सारे फैक्टर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे सॉइल के टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल के टाइप के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सैंडी सॉइल। देखो सैंडी सॉइल आपने देखी होगी, रेतीली मिट्टी कैसी होती है, रेत जैसी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा रेत जैसे, मोटी सी होती है, कोर्स बोला जाता है, मोटी होती है। ठीक है, मोटी होती है, कोर्स होती है और लार्ज पोर इसमें पाए जाते हैं। पोर साइज इसमें ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास रेतीली मिट्टी है, अगर आप उसमें पानी डाल रहे हो तो वो पानी निकल जाता है, एकदम से उन पोर्स में से निकल जाता है। क्यों? उसका पोर साइज ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लो ये रेतीली मिट्टी है, ठीक है, इसका पोर साइज ज्यादा है। अगर आप इसमें से पानी डालते हो तो वो पानी यहाँ पे ठहर ही नहीं पाता,
वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है, वो वाटर होल्ड नहीं कर पाता, वो पानी सीधा नीचे चला जाता है, वो पानी सीधा नीचे गिर जाता है उस मिट्टी से, ठीक है। वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है, वो वाटर होल्ड नहीं कर पाता है। इसके जो पोर्स होते हैं वो कोर्स पोर होते हैं, वो बड़े बड़े साइज के पोर होते हैं, और लार्ज पोर होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो सीधे नीचे गिर जाता है, वो होल्ड नहीं हो पाता। तो हम ये बोलेंगे कि जो सैंडी सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होती है। देखो यहाँ पे रेतीली मिट्टी मोटी होती है और बड़े छिद्र वाली होती है, ठीक है। खराब पानी और पोषक तत्वों की धारणा प्रसार गतिविधियों के अनुकूल है, ठीक है। ये तो अलग ही लाइन लग रही है मुझे, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला सिंपल, जो आपकी सैंडी सॉइल होती है वो जनरली मोटी होती है और उनका पोर साइज भी बड़ा होता है, इसीलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। आपने देखा होगा, आपने ये चीज की भी होगी कि अगर आप रेत वाली सॉइल पे पानी डालते हो तो उस सॉइल में पानी नहीं रह पाता है, क्योंकि वो पानी नीचे चला जाता है, वो पानी नीचे चला जाता है, वो सॉइल पानी को ठहर के नहीं रख सकती है, वो सॉइल पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती है। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होती है। हालांकि ये आप सॉइल में डिटेल पढ़ेंगे आप अमन सर के थ्रू, पर यहाँ पे जो पर्पस है हमारा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर होती है, इसीलिए इस तरीके की सॉइल को हम यूज नहीं करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो, ठीक है, कि सैंडी सॉइल रेतीली मिट्टी क्या होती है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है कि ये वाटर होल्ड नहीं कर पाती है। तो हम ऐसे फ्रूट्स को इस पे नहीं लगा सकते। हम अगर मान लो मैंने यहाँ पे फ्रूट लगा भी दिए, मैं फ्रूट को पानी दे रही हूं तो वो पानी तो उसमें टिक ही नहीं रहा है, वो पानी तो नीचे बह रहा है, वो पानी उसमें टिक ही नहीं पा रहा है। तो प्लांट किस तरीके से वहां से वाटर अपटेक कर पाएगा। तो ये टाइप ऑफ सॉइल हम नहीं प्रेफर करेंगे किसके लिए, अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है, पहले समझ लेना, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है आपकी दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी होती है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, रेतीली मिट्टी, गाद मिट्टी और आपकी क्ले इज योर चिकनी मिट्टी, उसका इक्वल प्रपोर्शन पाया जाता है। इक्वल प्रपोर्शन में आपकी सैंड, सिल्ट और क्ले, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी का कॉम्बिनेशन है ये, रेतीली मिट्टी का कॉम्बिनेशन है ये, और गाद का कॉम्बिनेशन है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे आपको लग पा रहा होगा यार सैंड जैसा भी है, ठीक है, क्ले मिट्टी जैसा भी है, ठीक है, और सिल्ट भी है, ठीक है, और सिल्ट भी है। तो इन तीनों मिट्टियों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी जो है वो बेस्ट मानी जाती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ये पानी को होल्ड करके रख सकता है, अच्छी इसमें ड्रेनेज होती है। ड्रेनेज का मतलब होता है ऐसा भी नहीं कि पानी ठहर ही रहा है ऊपर। मान लो मेरे पास ये सॉइल है, मैं इसमें पानी डालती हूं, ऐसा भी नहीं कि पानी इसमें रुक रहा है, वो आराम आराम से पानी को होल्ड करता है, आराम आराम से पानी को अब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। इसीलिए लोमी सॉइल जो आपकी दोमट मिट्टी होती है वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि दोमट मिट्टी का क्या मतलब होता है, लोमी सॉइल का क्या मतलब होता है। ऐसी सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले इक्वल मात्रा में पाई जाती है, और वो सॉइल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, अच्छी ड्रेनेज इसमें होती है, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट तरीके की सॉइल आ जाती है बेटा क्लेई सॉइल। क्लेई का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। अब आपने देखा होगा, देखो यहां पे आपको दिख रही होगी चिकनी मिट्टी, आपने कभी देखा होगा कि चिकनी मिट्टी पे पानी ऊपर ठहर के रहता है। देखो मान लो इस मिट्टी में मैं अगर पानी डालती हूं तो वो इसके ऊपर ही रहेगा, वहां पे इस तरीके से स्विमिंग पूल बन जाता है अगर चिकनी मिट्टी में मैं पानी लगाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी होगी। तो जो आपका क्लेई सॉइल होता है बेटा वो भी आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज्यादा होल्ड करती है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज्यादा पानी ठहरा के रखेगी
ऊपर, ड्रेनेज इसमें प्रॉपर नहीं होता है, ड्रेनेज इसमें प्रॉपरली नहीं हो पाता इस तरीके की सॉइल में, इसीलिए हम क्लेई सॉइल को यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम क्लेई सॉइल को यूज नहीं करते। देखो अगर मान लो ये मेरे पास क्लेई सॉइल है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्लेई सॉइल है, अगर मैं इसमें पानी डालती हूं, अगर मैं इसमें पानी डालती हूं तो ये पानी ऊपर ही रहता है, ये पानी ऊपर ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसका पोर साइज भी छोटा होता है, इसका पोर साइज भी बेटा छोटा होता है। पोर साइज छोटा होने की वजह से पानी अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता, वो ऊपर ही रह जाता है। तो हमें ऐसी मिट्टी भी नहीं चाहिए जिसमें पानी ठहरे ना, हमें ऐसी मिट्टी भी नहीं चाहिए जिसमें पानी ऊपर ही ठहरा रहे, ठीक है। तो हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें वाटर होल्ड तो होल्ड हो और उसके साथ साथ उसमें ड्रेनेज भी अच्छा हो, तो वो होती है हमारी लोमी सॉइल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी सॉइल अच्छी मानी जाती है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो वो होगी बेटा आपकी लोमी सॉइल, ठीक है। पहला टाइप समझ आ गया कि सॉइल का टाइप किस तरीके से आपकी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। हम बोलेंगे अगर सैंडी सॉइल होगी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है, तो वो पानी होल्ड ही नहीं करके रखेगी, वो पानी होल्ड ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऐसे कैसे चलेगा? क्लेई सॉइल में वो बहुत पानी ऊपर रखती है, स्विमिंग पूल बन जाता है उसके ऊपर, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें ऐसी सॉइल चाहिए जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो और जिसकी ड्रेनेज भी अच्छी हो, जिसकी क्या हो, ड्रेनेज भी अच्छी हो। तो उस तरीके की सॉइल को हम यूज करेंगे, तो वो होगी आपकी बेटा लोमी सॉइल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आ जाता है हमारा फैक्टर सॉइल फर्टिलिटी का। जो भी क्रॉप हम यूज कर रहे हैं और जिस भी सॉइल में हम लगा रहे हैं, तो वो सॉइल होनी चाहिए बेटा फर्टाइल, वो सॉइल होनी चाहिए फर्टाइल, उस मिट्टी में उर्वरता होनी चाहिए, समझ पाए होंगे आप, वो सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। अब देखो अगर फर्टाइल सॉइल है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, हमें क्यों सॉइल फर्टाइल ही चाहिए, ठीक है। देखो सॉइल फर्टाइल होगी तो उसमें न्यूट्रिएंट होंगे, ये चैप्टर आपको अमन सर पढ़ाएंगे सॉइल में, जिसमें वो बताएंगे न्यूट्रिएंट एनालिसिस सॉइल की, ठीक है। उसमें आप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ोगे कि सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो फर्टाइल सॉइल होती है, जैसे आपकी देखो आगे रुक जाओ, तो उसमें वो बताएंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, बाकी सारे आयरन चाहिए, निकल चाहिए, जिंक चाहिए, तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे बाद में, ठीक है। यहां पे मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे, उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट होंगे। अगर उसमें न्यूट्रिएंट होंगे तो आगे प्लांट की जो हेल्थ होगी वो भी अच्छी होगी। अब देखो अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था हॉर्टिकल्चर के, रुक जाओ मैंने आपको लेक्चर 1 में ये चीज पढ़ाई थी कि अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, आप में अलग अलग डेफिशिएंसीज होगी, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसी तरीके से अगर सॉइल फर्टाइल है तो उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे। अगर अच्छे न्यूट्रिएंट होंगे तो प्लांट उन न्यूट्रिएंट को अपटेक करके, प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को लेके उसकी हेल्थ भी तो अच्छी होगी, तो प्लांट हेल्थ भी अच्छी होगी। और अगर प्लांट हेल्थ अच्छी होगी तो वो यील्ड भी अच्छा करेगा, वो अच्छे खासे अमाउंट में फ्लावरिंग करेगा, वो अच्छे खासे अमाउंट में फ्रूटिंग देगा, अल्टीमेटली उसकी यील्ड अच्छी होगी। यील्ड और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होगी। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रही हूं, अगर सॉइल फर्टाइल होगी, फर्टाइल सॉइल का मतलब होगा कि उसमें अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिएंट होंगे। अगर वो न्यूट्रिएंट प्लांट ले रहा है, अगर वो अच्छे खासे न्यूट्रिएंट को प्लांट अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अगर प्लांट की अच्छी होगी तो वो आगे फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा, वो आगे अच्छे से फ्रूटिंग भी करेगा, अल्टीमेटली उसकी जो क्वालिटी है और जो यील्ड है, ठीक है, वो भी अच्छी आएगी। तो सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए अच्छी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। इन शॉर्ट मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए बेटा ड्रेनेज। अब ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? ड्रेनेज मैंने आपको बोला था जैसे यहां पे दिख रहा है आपको ड्रेनेज का मतलब होता है, देखो
ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास, मृदा जल निकास, कि आप अगर एक मिट्टी को पानी दे रहे हो, अगर आप एक मिट्टी को पानी दे रहे हो कि क्या वो पानी ऊपर ही तो नहीं रह रहा। जैसे क्लेई सॉइल में हमने बोला था कि उसमें ड्रेनेज नहीं हो पा रही थी, वो नीचे रस, हम बोलते ना रिसना, वो नीचे रिस नहीं रहा था पानी, वो ऊपर ही रह रहा था क्योंकि उसके छोटे छोटे पोर्स थे। सैंडी सॉइल में हमने बात की, उसे बड़े पोर है, वो पानी सीधा नीचे ही जा रहा है, वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पर लोमी में मैंने ऐसा नहीं बोला था, लोमी में मैंने बोला था अच्छे से पानी धीरे 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 अब्सॉर्ब हो रहा है, धीरे 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 उसमें अच्छे से अब्सॉर्प्शन हो पा रही है, तो वो अच्छे से होगा अगर उसमें अच्छे से ड्रेनेज हो रहा है, जल निकासी उसमें अच्छे से हो रही है, ठीक है। तो अगर सॉइल में ड्रेनेज अच्छी है, अगर सॉइल की ड्रेनेज अच्छी है तो उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होगी। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जैसे आजकल रेनी सीजन में हम बोलते हैं ना वाटर लॉगिंग होगी, बाहर पानी ठहर जाता है, सड़कों में पानी ठहर जाता है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बन जाते हैं, तो उसको बोला जाता है बेटा वाटर लॉगिंग। तो सॉइल इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें स्विमिंग पूल ना बने, उसमें आपको स्विमिंग पूल ना बनाना पड़े, वो प्लांट के लिए उपलब्ध होना चाहिए पानी, ठीक है। प्लांट को उसमें नहाना नहीं है, वो प्लांट को नीचे से उपलब्ध होना चाहिए, ग्राउंड से उसको उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रेनेज, तो ऐसी सॉइल का इस्तेमाल करो जिसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए ताकि उसमें वाटर लॉगिंग ना हो, जल भराव को रोके जो, ठीक है, जल भराव जिस सॉइल में ना हो, हमने उस तरीके की सॉइल यूज करनी है। दूसरा देखो, अगर ड्रेनेज अच्छी होगी, देखो अगर यहां पे दिख रहा होगा आपको, रुक जाओ, अगर ड्रेनेज प्लांट में अच्छी है, अगर प्लांट में अच्छे से पानी रिस रहा है, रस रहा है, जो भी बोला जाता है आपकी लैंग्वेज में, तो उसकी रूट ग्रोथ भी तो अच्छी होगी, अच्छे से रूट उस पानी को ले पा रही है, रूट ग्रोथ अच्छी, अच्छे से वो उस पानी को ले पा रही है, ठीक है। तो वो रूट ग्रोथ को भी मेंटेन करता है, वो रूट ग्रोथ को भी मेंटेन करता है, डिजीज के इंसिडेंस को कम करता है। ऐसे अगर पानी मेरा वाटर लॉक्ड होता, अगर पानी ठहरा हुआ होता, तो उस वजह से क्या होना था, माइक्रोब का अटैक ज्यादा होना था, डिजीजेस लगने के चांसेस प्लांट को ज्यादा होने थे। बट जब प्रॉपरली पानी ड्रेन हो रहा है, हम बोलते हैं ना यार बारिश में ड्रेनेज सिस्टम इतना गंदा है कि यार मच्छर मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा हो गए तो बीमारियां हो जाती है। हम बोलते हैं ना कि रेनी सीजन में बीमार क्यों होते हैं ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे पानी इतना ठहरा हुआ होता है, ठहरे पानी में मच्छर मक्खियां लगते हैं, मक्खियों मच्छर से ही तो बीमारी आगे फैलती है। तो उसी तो यही पॉइंट का यहाँ पे भी आपका मोटिव नॉट मोटिव बट एक मतलब कारण बन जाता है कि अगर पानी वहां पे रुकेगा तो वहां पे बैक्टीरिया फंजाई का इंसिडेंस बढ़ेगा, तो प्लांट को डिजीज लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। पर अगर पानी अच्छे से रिस रहा है, अगर पानी अच्छे से रिस रहा है तो डिजीज इंसिडेंस को कम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट अपटेक भी अच्छे से होगा, सारी चीजें अच्छे से होगी यार। पानी अगर अच्छे से ऑब्जॉर्व कर रहा है पौधा, पानी अगर अच्छे से ऑब्जॉर्व कर रहा है तो पानी के साथ साथ ही तो न्यूट्रिएंट आएंगे, बाकी न्यूट्रिएंट कहां से आएंगे पौधे को, पानी के साथ ही प्लांट अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट। तो अगर पानी अच्छे से अब्सॉर्ब हो पा रहा है तो उस वजह से जो न्यूट्रिएंट अपटेक होगा वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि एनहेंसेस द यील्ड एंड क्वालिटी, सारी चीजें अच्छे से हो रही है, पानी अच्छे से सोख रहा है, न्यूट्रिएंट अच्छे से ले पा रहा है प्लांट, तो अल्टीमेटली उसकी यील्ड और क्वालिटी भी अच्छी होगी। सारी चीजें बेटा रिलेट है, रिलेट करके चीजें पढ़ा करो, रिलेट करके चीजें पढ़ा करो तो अच्छे से याद रहती है, तो बेटा सच में अच्छे से याद रहती है, ठीक है। हमने सॉइल फैक्टर में सबसे पहला बड़ा सॉइल टाइप, तो मैंने आपको बोला लोमी सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और आपका ड्रेनेज उसमें अच्छी होती है। फिर मैंने बोला कि सॉइल फर्टाइल भी होनी चाहिए। फर्टाइल क्यों होनी चाहिए, अगर फर्टाइल है तो उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट होंगे, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट होंगे तो आपका अच्छे से प्लांट की हेल्थ होगी, प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी तो उसमें आगे क्या होगा, क्वालिटी और यील्ड अच्छी आएगी। फिर मैंने बोला सॉइल में ड्रेनेज प्रॉपर्ली होना चाहिए, अगर ड्रेनेज प्रॉपर्ली होगा तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी और उसके साथ साथ ही रूट की ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छे से न्यूट्रिएंट अपटेक होगा, अच्छे से न्यूट्रिएंट अपटेक होगा तो क्वालिटी और यील्ड फ्रूट की अच्छी आएगी। आई होप इतनी चीजें बेटा आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा सॉइल पीएच, नॉट पीएच, सॉइल डेप्थ, मिट्टी की गहराई। अब आप अगर कोई भी हॉर्टिकल्चरल प्लांट को लगा रहे हो तो मिट्टी की गहराई आपको देखनी पड़ेगी। गड्ढा जो बनाते हैं ना प्लांट के लिए तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मिट्टी की क्या सॉइल डेप्थ अच्छी है। तो इन जनरल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए डेप्थ 1 से लेके 2 मीटर की अच्छी मानी जाती है, इतनी सॉइल डेप्थ होनी चाहिए फ्रूट क्रॉप्स की, ठीक है। तो अब
अब जिस डेप्थ पे आपने फ्रूट लगाया है तो उस डेप्थ पे आपके कोई हार्ड या कॉम्पैक्ट सब सॉइल लेयर नहीं होनी चाहिए। मान लो आपने इतना बड़ा गड्ढा किया है, ये मान लो 1 मीटर का गड्ढा है, ठीक है। अब इस डेप्थ पे आपको ये देखना है कि नीचे कोई चट्टान पत्थर तो नहीं है, नीचे कोई चट्टान पत्थर तो नहीं। पता चला कि प्लांट फॉर्म हो गया, जब उसके रूट के फैलने का टाइम आया तो वो चट्टानों से टकर रहा है, वो रूट्स चट्टानों से टकर रही हैं। तो अगर वो रूट चट्टानों से टकरेंगी तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगी, तो वो पौधा टूट भी सकता है, वो पौधा गिर भी सकता है, क्योंकि उसके रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको सॉइल डेप्थ या मिट्टी की गहराई समझ आ गया होगा कि क्यों सॉइल की डेप्थ जरूरी है। अच्छी रूट ग्रोथ के लिए, एक प्लांट की अच्छी रूट ग्रोथ के लिए सॉइल डेप्थ का होना बहुत जरूरी है। तो ऑन एवरेज बेस पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की जो सॉइल डेप्थ है वो 1 से 2 मीटर की बोली जाती है कि इतनी सॉइल डेप्थ तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है बेटा सॉइल पीएच, आगे आ जाता है आपका सॉइल पीएच। जनरल जो रेंज है आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप की वो इतनी रेंज है, 6 से लेके 8 पीएच तक जो है वो फ्रूट ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर इससे भी रिफाइन रेंज बोलूं मैं, अगर इससे भी मैं रिफाइन रेंज बोलूं तो ये आपकी और रिफाइन रेंज हो जाएगी। इस पीएच पे मोस्ट ऑफ फ्रूट्स बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप ऐसे फ्रूट, अगर आप किसी भी फ्रूट को इस सॉइल पीएच पे लगा रहे हैं तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर मान लो आपने ऐसे फ्रूट को लगा दिया 4 पीएच पे या 9 पीएच पे, तो अल्टीमेटली वो नहीं ग्रो कर पाएगा। इतनी एसिडिक कंडीशन में अगर लगा रहे हो या ऐसी कंडीशन में लगा रहे हो जहां पे सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो प्लांट अच्छे से वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक ऑप्टिमम पीएच भी होनी चाहिए फ्रूट को कल्टीवेट करने के लिए। तो वो जनरल रेंज हमारी 6 से 8 है, या हम जनरल रेंज 6.5 से लेके 7.5 भी मानते हैं। कहीं 6.5 से 7.5 लिखा होता है, कहीं 6 से 8 लिखा होता है, तो आपको जो भी ठीक लगे वो लिख सकते हो आप। तो अगर इस रेंज की पीएच होगी तो इस पीएच रेंज पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और माइक्रोबियल ग्रोथ सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इस पीएच पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, जो अच्छे माइक्रोब होते हैं, उनकी एक्टिविटी भी इस पीएच पे अच्छी होती है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई हो। इतनी चीजें थी, इतना हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। देखो क्लाइमेट का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको लिखना है। अब सॉइल का अगर आपको ये पूछा कि किस तरीके से सॉइल अफेक्ट करती है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि सॉइल के बहुत सारे फैक्टर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है सॉइल टाइप। सॉइल किस तरीके की है? अगर सॉइल लोमी है तो वो सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर ड्रेनेज अच्छा होता है। अगर हम सैंडी या क्लेई सॉइल में लगाते हैं तो सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो उस कारण हम उसको नहीं प्रेफर करेंगे। और क्लेई में क्या होगा? ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसका स्मॉल पोर साइज होता है। तो पहला पॉइंट आप ये बता सकते हो। दूसरा आप पॉइंट ये बता सकते हो कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के लिए एक सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे होंगे, न्यूट्रिएंट अच्छे होंगे तो उस प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी, प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी तो अल्टीमेटली उसकी यील्ड और क्वालिटी अच्छी होगी। तीसरा फैक्टर हमने बोला सॉइल की ड्रेनेज। तो अगर सॉइल का ड्रेनेज अच्छा है तो वहां पे वाटर लॉगिंग नहीं होगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो डिजीज नहीं होगी प्लांट में। अगर प्लांट हेल्दी रहेगा, डिजीज नहीं होगी, तो अल्टीमेटली यील्ड और क्वालिटी अच्छी आनी ही आनी है। फिर हमने बात की थी डेप्थ की। डेप्थ ऑप्टिमम 1 to 2 मीटर मानी जाती है, ठीक है। और जो डेप्थ हम रिकमेंड कर रहे हैं तो उस डेप्थ पे आपके हार्ड पैन कॉम्पैक्ट मास नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। फिर मैंने आपको बोला एक ऑप्टिमम पीएच की 6.5 से लेके 7.5 या 6 से लेके 8 पीएच पे अच्छे से हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करते हैं, क्योंकि उस पीएच पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है या अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी होती है उस पीएच पे। तो अगर वो सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं तो हमने जो भी प्लांट उस सॉइल में लगाया है वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें अच्छी ग्रोथ होगी, उसमें अच्छी फ्लावर आएंगे, उसमें अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसमें अच्छी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो कि क्लाइमेट और सॉइल किस तरीके से
क्लाइमेट और सॉइल किस तरीके से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें ये समझ आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, जो भी अगर सजेशन है, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, जो भी सजेशन है वो बोला करो कि ये नहीं वो नहीं, अगर अच्छा लगा तो वो भी बोला करो, बुरा लगा तो भी बोला करो। ठीक है, तो ठीक है, अगर जो भी नए बच्चे थे जिन्होंने पहली बार अगर मेरी क्लास देखी होगी, तो बेटा हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, 3 ही 4 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए थे जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट, या लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, वो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आज मैंने आपको वो ब्रीफ में बताई है। अगर आप भी चैनल में नए हो, ठीक है, तो आप वो वीडियोस पहले देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में आपको चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं कल की क्लास में। मेरी डेली हॉर्टिकल्चर की क्लास होती है 12 बजे, जिसमें मैं फाउंडेशन पढ़ा रही हूँ हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, तो अगर आपको भी मेरे साथ हॉर्टिकल्चर पढ़ना है तो आप वो क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।